नमस्कार साथियों, ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट्स एसोसिएशन यूनाइटेड से राष्ट्रीय अध्यक्ष भरत बेनीवाल और संरक्षक राष्ट्रीय रोजगार संघ। जिस तरह से आप सभी को पता है कि कई मुद्दों को लेकर हम लोग भागदौड़ कर रहे हैं, काफी संघर्ष कर रहे हैं साथियों। कई आंदोलन भी हुए बीच में, लेकिन आंदोलन इतने बड़े नहीं किए कि जो मांगे थी उनका जो लेवल था उसी के अकॉर्डिंग हमने प्रदर्शन किए। लेकिन हम तभी आंदोलन करते हैं जब हमारे युवाओं को आवश्यकता होती है, क्योंकि हमारे आंदोलन पूरी तरह से गैर राजनीतिक रहते हैं। आज तक किसी भी युवा के साथ हमने गलत नहीं होने दिया, आप सभी को पता है साथियों। आज तक एक भी युवा पे मुकदमा तक नहीं लगने दिया और हमारी हर एक चीज साफ सुथरे तरीके से एकदम ईमानदारी के साथ आगे बढ़ती है। और उसी की बदौलत आज जो केवल और केवल हमने जो भर्तियों के मुद्दे उठाए हैं, खास करके चिकित्सा विभाग की सारी मेरी भर्तियां, जिन सभी भर्तियों के सेकंड स्पेल को हमने चालू करवा लिया। पहला स्पेल हम खत्म कर चुके हैं, आप सभी को पता है। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर वैकेंसी पूरी हो चुकी है लगभग, एंडिंग पे सेकंड वेटिंग और स्पोर्ट्स सूची बाकी है छोटी मोटी, बाकी वो भी जल्द ही जारी होगी। उसके लिए भी हम प्रयासरत है और दिल्ली तक गए साथियों। सेकंड वैकेंसी थी असिस्टेंट रेडियोग्राफर, थर्ड थी लैब टेक्नीशियन, फोर्थ थी ईसीजी टेक्नीशियन, फिफ्थ वैकेंसी थी एमओ और सिक्स्थ वैकेंसी थी प्रयोगशाला सहायक। तो प्रयोगशाला सहायक वाले साथियों की जब से मैं वैकेंसी में आया और उनकी आशाएं जागी, उन सभी साथियों ने भी साथ दिया और बिना कोई लिमिटेड हम लोगों ने आंदोलन किया और बड़े लेवल पे जो सूची है वो जारी हुई। आप सभी को पता है कि कल प्रयोगशाला सहायक वाले साथियों की सूची जारी हुई है, नियुक्ति सूची। उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और जो साथी लोग रह गए हैं उनका भी अभी जल्द ही पूरी तरह से वेरिफिकेशन होके उनका पूरा क्लियर हो जाए एक बार कि जितने वैलिड कैंडिडेट्स हैं उनका क्लियर हो जाए स्थिति पूरी, और उसके पश्चात उनको भी ज्वाइनिंग मिलेगी। और जो साथी वंचित रह गए थे उन सभी साथियों के लिए भी अब संघर्ष को मजबूती से आगे बढ़ाया जाएगा और जल्द ही जो योग्य अभ्यर्थी है उनको न्याय दिलवाया जाएगा साथियों। आप सभी को पता है कि कोई भी मुद्दा हो, अभी दिल्ली गए, दिल्ली जाने के बाद हम मुख्यमंत्री जी से भी वहीं मिले और मुख्यमंत्री जी ने भी हमें काफी समय दिया, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। हमने जिद कर ली थी कि मुख्यमंत्री से हमें मिलना ही है और मिलकर रहे, और उस मिलने का नतीजा मैंने कहा था इस सप्ताह में आप लोगों के सामने होगा। उसका नतीजा आप लोगों के सामने साथियों। हमारी मुख्य मांग थी सीएचओ की गाइडलाइन जारी करवाना, आप सभी को पता है। जितनी मांगे जो लिखी थी उसके अंदर सारी की सारी आपके सामने थी। उन सभी मांगों में से 4 मांगे एक साथ में पूरी होनी शुरू हो गई है, जिसमें गाइडलाइन जारी हो गई है। सीएचओ की सबसे बड़ी जीत हमारी वो हुई है, उनके कार्य दायित्व जो थे, उत्तरदायित्व जो थे टीओआर गाइडलाइन के रूप में और एंटाइड फंड की गाइडलाइन जो है उसके रूप में जल्द ही हमने लोगों ने कहा था कि किसी भी तरह से इसको जारी करवाएंगे। तो इसमें से लगभग काम कंप्लीट किया जा चुका है, लेकिन इसमें अगर कोई किसी भी प्रकार की आपको लगता है कि इस प्रकार की त्रुटि है तो उसको भी संशोधन करने के लिए मैं आपको वादा करता हूं कि किसी भी तरह से उसको भी संशोधन करवा के लाएंगे। बाकी सबसे मेन बात थी कि भी सीएचओ ही सर्वे सर्वा है सब सेंटर के हिसाब से, तो वो सारी चीजें आप लोगों ने देख ली। उसी के पूरे सर्वेक्षण में पूरा काम होगा, ये सब चीजें आपने देख ली, तो चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है साथियों। जो काम हुए हैं पिछले सप्ताह हमने आंदोलन किए, आंदोलन के बाद हम दिल्ली भी गए। दिल्ली हमने केंद्रीय चिकित्सा मंत्री भारती प्रवीण पवार मैडम हो चाहे मनसुख मांडविया जी हो, इन लोगों से मिलके और सारे काम वहां से करवाए, वहां से लेटर भिजवाए इनको, और उस लेटर की बदौलत आप लोगों ने देख लिया कि क्या रहा क्या नहीं रहा। सबके सामने आपके रिजल्ट्स है इस वीक में के जितने भी रिजल्ट्स थे सारे के सारे आपके सामने हैं। धीरे धीरे एक एक करके मांगे पूरी होनी शुरू हो गई है साथियों। जो मांगे बीच में पेंडेंसी में आ गई थी 15 दिन तक, वो लगभग क्लियर होने लग गई है साथियों। तो मैं आपको बता दूं, नई जो वैकेंसी है सीएचओ की उसके लिए भी बता देता हूं। नई वैकेंसी सीएचओ की है वो भी जल्द ही विज्ञप्ति जारी होगी, लेकिन उसमें एक बड़ी समस्या क्रिएट हो गई है। वापस से केंद्र से 1800 हम लोग भर्तियों का और प्रपोजल क्लियर करवा लाए थे। वित्तीय स्वीकृति भी हो चुकी है, सारे काम हो चुके हैं, यहां पत्र भी भेज दिया गया है, लेकिन अब यहां से एक पत्र वापस उसके जवाब में भिजवाना है और फिर वहां से एक लेटर और आएगा साथियों, ताकि वो फाइल क्लियर हो जाए। एक राउंड और दिल्ली का हमारा 3-4 दिन बाद हो सकता है लगे अभी, ताकि हम लोग मंत्री जी से वहां बात करके उस 1800 पदों को इसी भर्ती में कोशिश करेंगे कि जितना जल्दी जुड़ जाए। विज्ञप्ति जारी होने से पहले भी प्रयास करेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि विज्ञप्ति जारी होने से पहले वो जुड़ पाएंगे। कुल मिला के हम 5500 भर्तियां उनको कराने का बीड़ा उठा चुके हैं, तो लगभग कोशिश करेंगे। पिछली बार भी सीएचओ की वैकेंसियां केवल 2310 थी और हमने उसमें 5500 भर्तियां 2 चरणों में जुड़वाई थी। 4000 पद एक बार, 1500 एक बार, और हमारी बड़ी जीत पिछली भर्ती में हुई थी। नहीं तो आप सभी को पता है कि केवल 2310 पदों पे वो भर्तियां आनी थी। इसी तरह से प्रयास किए थे उस वक्त कोविड के अंदर, जब कोई भी बाहर नहीं निकलता था, अकेला आपका भाई भागता था, और हमने पिछली सीएचओ को पूरा करवाया
केवल 6 माह के अंदर उस वक्त पूर्ण करवाया। अब जो पेंडेंसी है वो छोटी मोटी रह रखी है वो भी पूरी करवाएंगे। साथियों, अब आपको मैं बता दूं, सीएचओ के अंदर स्पोर्ट्स सूची के लिए भी हमने प्रयास किए थे सारे, वो भी सफल हो गए हैं। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि एनएचएम के अंदर जो एमडी है, पीडी है और जो उच्च अधिकारी है, एक भी अधिकारी नहीं बचा है, सारों का ट्रांसफर हो गया है, सब इधर उधर हो गए हैं। अब तक कितने एमडी, पीडी और हेल्थ सेक्रेटरी चेंज हो चुके हैं आप सभी को पता है। हेल्थ सेक्रेटरी साहब के ऊपर पूरा लोड आ गया है, चाहे एनएचएम हो, चाहे हमारा मेडिकल एजुकेशन हो, चाहे चिकित्सा शिक्षा और चिकित्सा से स्वास्थ्य सेवाएं हो, चाहे सारी की सारी सेवाओं का संबंधित जितना भी काम है वो सारा का सारा हेल्थ सेक्रेटरी साहब पे अकेले पे आ गया है। तो वो चाहते हैं कि भी एमडी भी आ जाए। उन अपने एमडी नहीं होते हुए भी हमने गाइडलाइन जारी करवाई, ये बहुत बड़ी बात थी साथियों, क्योंकि दबाव ही इतना आ गया था दिल्ली से भी और सीएम साहब तक भी हमने बात को पहुंचाया था। तो सभी तरीके से हमने दबाव बनाया और अच्छे से हम जीत हासिल की। सबसे बड़ी जो परेशानी आ रही थी हमारे सीएचओ साथियों को, उनको भी हार्दिक शुभकामनाएं कि सभी साथियों को बड़ी सफलता मिली है और गाइडलाइन जारी हुई है। अब परमानेंट के लिए हमारा जो अगला अभियान शुरू होने जा रहा है और हम संगठन का जो विस्तार और सारा सिस्टम है वो भी अब शुरू करेंगे, क्योंकि मेरा मन था कि पहले मांगे पूरी हो जाएं उसके बाद ही आगे करेंगे। रही बात प्राइवेट कॉलेज के ट्रेनिंग फंड की, तो ट्रेनिंग फंड जो है प्राइवेट कॉलेज का वो भी आने वाला है, आप चिंता ना करें। सोमवार या मंगलवार तक 100% आ जाएगा साथियों। ऊपर से भी दबाव, सब तरीके से दबाव अपने बनवाए हैं, आंदोलन भी अपन ने किया था, तो इनसे वादा इन लोगों ने किया था। प्राइवेट कॉलेज के फंड में 900 से 1000 जो सीएचओ है उनका तो अभी 50-50 हजार रुपए आने का है ही। बाकी साथियों जिन कॉलेजेस की डिटेल नहीं आई थी उनकी सूची हमने स्पेशल तौर पे जारी करवाई थी, आपको वीडियो में भी बताया था मैंने, और बताया था कि जिन जिन कॉलेजेस का अभी तक नहीं आई हम लिस्ट डलवाएंगे ताकि उनकी आप लोग डिटेल्स भिजवा सको, अकाउंट डिटेल्स। तो आप जाइए अपनी कॉलेजेस में और अपने अपने उन कॉलेजेस से डिटेल भिजवाइए। जो कॉलेज वाला डिटेल नहीं भेज रहा है उनके खिलाफ हम एफआईआर दर्ज करवाएंगे, इस्तगासा ठोकेंगे और कोर्ट में जाएंगे, न्यायालय में भी हम उस लड़ाई को लड़ेंगे और जल्द से जल्द सभी साथियों को पूरे रुपए दिलवा कर रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। जो 15th सर्विस कमीशन जो है उसके हिसाब से जो डिस्ट्रिक्ट 9 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, 25 डिस्ट्रिक्टों का आ चुका है, आपको पता है पेमेंट, और जयपुर फर्स्ट और सेकंड 2 होने की वजह से टोटल मिला के 34 जिले गिने जाते हैं वैसे मेडिकल विभाग में। तो 34 के हिसाब से जो 9 जिले बच गए उनका भी पे स्केल अब जारी होने वाला है। जो ट्रेजरी वाला मैटर अटका हुआ था और फिर वहां से भी अब फाइनेंशियली क्या इसमें वित्त विभाग जो है राजस्थान सरकार का, वहां से पेमेंट क्लियर होके आता है सैलरी का, तो वो जो है वहां से अब तक क्लियर नहीं हुआ था, कैसे जैसे करके वो स्थिति क्लियर हुई है। ऊपर से केंद्र से भी हमने इनको दबाव बनवाया इन सभी मांगों पर। तो सीधी सी बात यह है कि इस सप्ताह में लगभग का तो समाधान हो गया और 1807 लोगों का जो है अभी तक पेमेंट नहीं आया है। उन सभी 1807 सीएचओ को जो 3-4 महीने का जो भी पेमेंट अटका पड़ा है वो जल्द से जल्द आपके खातों में आना शुरू हो जाएगा। बजट का लगभग क्लियर हो गया मामला, अगले वीक में 100% आप लोगों की सैलरी आ जाएगी, जिसमें कई जिलों से फोन आते रहते हैं साथियों के, वो सभी साथी लोग भी परेशान है। वेटिंग का साथियों मैं बता दूं, सेकंड वेटिंग जल्दी जारी हो रही है। वेटिंग जारी होने में एक सबसे बड़ी समस्या ये भी आ रही है कि जो वेटिंग वाला पहले वाला ब्रिज कोर्स का बैच चल रहा है उसमें से 100 से ऊपर लोग छोड़ के चले गए थे। तो एक बार जब तक उनका फॉर्म फिल नहीं हो जाएंगे सभी के कि भी कितने एब्सेंट है कितने प्रेजेंट है, वो तभी साबित हो पाएगा। तो वो जब तक क्लियर नहीं हो जाएगा उसमें से तब तक वो 100 सीटें हैं, 110 सीटें हैं, वो इसमें वेटिंग वाले में नहीं जुड़ पाएंगी। तो पहले वेटिंग निकलवाने का फायदा भी नहीं रहेगा क्योंकि वो 100-125 सीटें फिर से पेंडिंग रह जाएंगी और वो अगली भर्ती में जुड़ जाएंगी। इसलिए वेटिंग भी होगी। मैं इसीलिए चाह रहा हूं कि पहले वाला जो वेटिंग वाला बैच है उसकी जल्द से जल्द परीक्षाएं हो। साथियों पहले वाले बैच की जो वेटिंग वाले 519 के करीब साथियों का ब्रिज कोर्स चल रहा है, उन सभी साथियों के अभी वर्तमान में जो क्लासेस चल रही है उनके एग्जाम्स थे, अभी लगभग क्लासेस उनकी पूरी हो गई है। क्लिनिकल ड्यूटीज होते हैं, थ्योरिकल क्लासेस हो, सभी पूरी हो गई है। तो उनको भी मैं बता दूं कि उन सभी साथियों के लिए ये है कि भी एग्जाम डेट थोड़ी सी पोस्टपोन हो गई है 15 से 20 दिन, क्योंकि हम चाहते थे कि फर्स्ट सेकंड वीक में हो, लेकिन मैंने पहले आपको बताया था कि 15 अगस्त के बाद परीक्षाएं होंगी साथियों। तो 15 अगस्त के बाद इसलिए हो रही है साथियों, कारण है इसके पीछे जिस एजेंसी का आरयूएचएस जिस एजेंसी के थ्रू करवाती है उसका टाइम पीरियड पूरा हो गया था, उनका कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया था। तो अब नई एजेंसी इन लोगों ने हायर की है,
तो उसको अभी थोड़ा सा समय लगता है, 5-10 दिन का ये बीच में पेंडेंसी आ गई। तो इस महीने के अंत तक हर हाल में आप लोगों की परीक्षा करवाने का मेरा प्रयास रहेगा कि कैसे भी आप लोगों की जल्द से जल्द परीक्षा करवा के आपको ज्वाइनिंग दिलवाएं, जिससे आप लोगों की तनख्वाह की सभी प्रोसेस शुरू हो और आपका इस जॉब में लगना सफल हो। साथियों, इसके पश्चात जो स्पोर्ट्स वाले साथियों को मैंने बता दिया, अब यहाँ का जो कार्यक्रम है वो पूरा शुरू हो गया है, अंतिम है। हम चाहते हैं कि भाई जो स्पोर्ट्स का जो विभाग है उसके जो उच्च अधिकारी हैं उनको इसकी सूची बनाने के लिए भी ऑथोराइज किया जाए, जिससे क्या है उन लोगों को पता है सब कुछ कि कौन सा फेडरेशन वैलिड है, कौन सा स्पोर्ट्स वैलिड, कौन सा गेम वैलिड है स्पोर्ट्स के अंदर, तो वो सारी चीजें, ताकि जल्द से जल्द ये सूची जारी हो। साथियों, ये सभी साथ शेयर कर दी मैंने आपको सीएचओ से संबंधित सारी सूचनाएं। नई जो सीएचओ की वैकेंसी है उसके लिए भी मैंने बता दिया। अधीनस्थ बोर्ड जो है, नई सीएचओ की वैकेंसी में अधीनस्थ बोर्ड जो है वो परीक्षा के लिए दिसंबर से पहले मान नहीं रहा है। साथियों, एक बड़ी समस्या आ रही है। अभी भी हम प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी हाल में वो मान जाए और अक्टूबर में वो परीक्षा कराने में सक्षम रहे। साथियों, मेरा पूरा विश्वास है कि मैं करवाकर छोड़ूंगा इसको, दिसंबर से पहले इसकी एग्जाम करवा के छोड़ूंगा। जिस तरीके से हम मेहनत कर रहे हैं, केंद्र से भी साफ साफ कह दिया है कि भी जल्द से जल्द इस भर्ती को पूरा करवाइए। आपको पता है कि पहली बार सीसीएस हटाकर पहली बार राजस्थान में ये वैकेंसी आ रही है और अच्छे से आप लोगों के लिए हम लोग भागदौड़ कर रहे हैं। 1800 वैकेंसियां भी इसमें जुड़ने का लगभग रास्ता अपन ने क्लियर कर लिया है। तो साथियों, आप लोग तैयारी में जुटे रहें, जल्द ही विज्ञप्ति जारी होगी। और मैं आपको बता दूं, इस 15 से 20 दिन आखिरी मान लो साथियों, यानी कि इस मंथ के अंदर मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि 100% अगस्त के अंदर सीएचओ की विज्ञप्ति हर हाल में जारी होगी। वो चाहे 10 दिन बाद हो, चाहे 15 दिन बाद हो, चाहे 20 दिन बाद हो। अगस्त के अंदर हर हाल में वैकेंसी जारी करवाकर हम दम लेंगे, चाहे इसके लिए हमें आंदोलन करना पड़े, चाहे हम किसी भी हद तक जाए। तो साथियों, आप लोग तैयारी में लगे रहे, क्योंकि अगस्त में विज्ञप्ति जारी होगी, तभी अक्टूबर तक परीक्षा या नवंबर तक परीक्षा हो पाएगी। साथियों, जितना ये देरी हो रही है विज्ञप्ति में, उतना ही परीक्षा में भी देरी होगी। तो साथियों, आप लोग तैयारी में जुटे रहे, जिससे हम लोग इस वैकेंसी को अगर करवाते हैं तो जो योग्य अभ्यर्थी है उनको मौका मिल सके नई रोजगार का और नौकरियों का। साथियों, अब इसके बाद आप आ जाइए असिस्टेंट रेडियोग्राफर और लैब टेक्नीशियन के लिए। तो साथियों, असिस्टेंट रेडियोग्राफर और लैब टेक्नीशियन की जो वैकेंसीज है, उनमें पदों की बढ़ोतरी के लिए हमारा काम जल्द ही उन्होंने पूरी तैयार हो गई है। अब लगभग तय हो गया है कि उसमें पद बढ़ के आएंगे। साथियों, दूसरी चीज, वो सभी दोनों वैकेंसीज मैंने आपको कहा था कि जिद करके मैंने लिखित परीक्षा से करवाई थी, और क्यों करवाई थी वो भी आपको पता है, फर्जीवाड़े को रोकने के लिए। अब आप खुद देख लीजिएगा कितने फॉर्म भरे जाएंगे। अगर मेरिट से होती तो 15,000 से ऊपर फॉर्म इन दोनों भर्तियों में जाते, ये हमें पूरा विश्वास था, क्योंकि पिछली बार भी यही हुआ था कि पद खाली जा रहे थे और एंड टाइम पे कोरोना के अंदर भी लोग डिग्री और डिप्लोमे बनवा के ले आए थे। साथियों, आप बिल्कुल चिंता ना करें, क्योंकि आपके भाई हमेशा आपके लिए सोचता है और हमने वो चीजों से गुजरे हैं, तो हमें पता है कि भी पिछली भर्ती में क्या हुआ था। इसलिए आप लोगों को, कुछ लोगों को भ्रमित कर दिया गया था, लेकिन अब वो सारे साथी लोग भी मेरे पास फोन करते हैं कि भाई साहब आप बिल्कुल सही कह रहे हो, हम लोग गलत व्यक्ति की बातों में आ गए थे और उसका नतीजा हमने भुगता। कोई छुड़वाने वाला भी उनको नहीं गया, यहां तक कि जमानत के लिए भी हम लोग गए थे और सभी साथियों को उच्च अधिकारी एमएल लाठर जी तक हम मिलके और सारा समाधान करवा के लाए थे। साथियों, तो साथियों, मैं इस चीज से कुछ नहीं कहना चाहता, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आप लोग साथ बनाए रखेंगे तो 100% ये विज्ञप्ति अब जल्दी जारी होगी। ये विज्ञप्ति 2 महीने पहले जारी होनी थी, केवल ये भर्ती सिर्फ राजनीति में फंस के रह गई, इस वजह से सारा बेड़ा गर्क हो गया। अगर मेरिट और लिखित परीक्षा के चक्कर में, आप सभी को पता है, जबकि ये लिखित से ही होनी थी, पहले तय हो चुकी थी, अचानक से इसमें मेरिट की मांग करके और 1-1.5 महीने पेंडेंसी ले आए, बेमतलब की विज्ञप्ति जारी नहीं कर पाए अधिकारी। अब एजेंसी, उस वक्त जब अधीनस्थ बोर्ड भी तैयार था भर्ती करवाने के लिए, आप सभी को पता है, लेकिन और आरयूएचएस भी उस वक्त तैयार था, लेकिन उसके बाद उसने एमओ भी ली। एमओ के साथ ही लैब टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर और एएनएम तीनों भर्तियां हम देने जा रहे थे, उसको दिलवाने जा रहे थे, लेकिन अब वो थोड़ी गड़बड़ हो गई। वो विभाग भी चिढ़ गए और बोर्ड भी चिढ़ गया कि रेडियोग्राफर और लैब टेक्नीशियन में हर बार ये ऐसे करते हैं, ये कभी कुछ रोल जोड़, कभी कुछ रोल जोड़। तो साथियों, लैब टेक्नीशियन और रेडियोग्राफर भी जल्द ही विज्ञप्ति इस माह में हर हाल में जारी होगी। 10 दिन में भी हो सकती है, 5 दिन में भी हो सकती है, 15 दिन में भी जारी हो सकती है। साथियों, आप लोग अपनी तैयारी में जुट जाएं। मैं आपको रियल बता रहा हूं, एजेंसी भी तय हो चुकी है और मैं एक लेटर भी आपके सामने वायरल कर दूंगा, डाल दूंगा अभी थोड़ी देर में इससे ऑनलाइन, जिस लेटर से आपको पक्का प्रूफ हो जाएगा कि किस तरह से एजेंसी क्या कैसे कैसे तय हुई है, क्या क्या नहीं है। और टीसीएस का भी मैंने सबसे पहले मैंने ही लिख के डाला था, आप सभी को पता है।
सीएचओ के लिए जिस एजेंसी ने पहले करवाई थी वो एजेंसी भी बदल दी गई है। अब टीसीएस से भी हो सकती है, और भी एजेंसियों से हो सकती है, और सिफू से भी हो सकती है, एमएनआईटी से भी हो सकती है सीएचओ। अगर कल को अधीनस्थ बोर्ड सही समय पे एग्जाम नहीं कराता है तो किसी भी एजेंसी से हो सकती है। मैं आपको बता दूं साथियों, एजेंसी से हमें मतलब नहीं है, हमें मतलब है परीक्षा से, हमें मतलब है विज्ञप्ति से, हमें मतलब है डीवी से, हमें मतलब है परिणाम घोषित करने से, हमें मतलब है चयन सूची से, हमें मतलब है ज्वाइनिंग से। तो जब तक ज्वाइनिंग नहीं हो जाएगी तब तक हम इसी तरह से लड़ते रहेंगे साथियों, और जल्द ही हमें इस भर्तियों को पूरा करवाना है और इस चुनाव से पहले पहले सारी भर्तियां पूरी करवाकर ही दम लेंगे साथियों। अब आपको बता दूं, एएनएम का भी मैंने इसमें चर्चा की अभी, तो एएनएम भी आपको पक्का फाइनल है 100%। इन्हीं के साथ रेडियोग्राफर, लैब टेक्नीशियन और एएनएम तीनों एक ही एजेंसी को दी जा रही है, और आप बिल्कुल चिंता ना करें क्योंकि जो है एजेंसी भी तय हो चुकी है 100%, लेकिन एक बार के लिए बस यही पेंडेंसी चल रही है कि एग्रीमेंट नहीं हुआ है उनके बीच में, विभाग और एजेंसी के बीच में। एजेंसी भी तय कर ली गई है, सिर्फ एग्रीमेंट होना बाकी है, और जल्द ही आप लोगों के सामने 100% विज्ञप्ति होगी जल्द से जल्द। आप तैयारी में जुट जाएं, बेकार की राजनीतियों में ना पड़े, मैं आपसे पहले ही कह रहा हूं साथियों। उसके अलावा जो फार्मासिस्ट और नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती है उसमें भी एमएनआईटी को फाइल भेजी गई थी, आपको पता है, वापस आ गई थी, फिर वापस एमएनआईटी को भेजी गई थी, वापस आ गई। साथियों 2 बार ऐसा हुआ क्योंकि एमएनआईटी खुद ये कहती है कि मेरिट पे भर्ती कराने में कल को फर्जीवाड़े में हमारा नाम आता है तो दिक्कत आती है, क्योंकि हमने एमएनआईटी के चेयरमैन साहब से भी मिला था और आपको सभी को पता है कि हमने साफ कहा था कि भी मेरिट पे अगर ये भर्तियां होती हैं तो इसमें कई तरह के फर्जीवाड़े होते हैं, इसलिए आप पहले ही ध्यान रख लेना इन चीजों को। तो वो काफी कह रहे थे कि भी हम देखते हैं किस प्रोसेस से इसको करवाते हैं, किस प्रोसेस से नहीं करवाते हैं। तो साथियों विभाग को हमने बताया है साफ साफ, सभी संविदा कर्मी साथियों के भी साथ हैं हम, किसी की मनाही नहीं है। उनकी तनख्वाह के लिए, उनकी सैलरी के लिए मैं दिल्ली तक मिल के आया हूं साथियों, एनएचएम के हो चाहे अन्य साथी लोग हो। दूसरा, उनको परमानेंट कराने के लिए जो सीधे तरीके से कई कैडर बन सकते हैं उन तरीके से बना के और वो लोग परमानेंट कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। सभी संविदा कर्मी साथी हैं, उनको बोनस अंक भी दिए जा रहे हैं 10, 20, 30। और साथियों अगर मैं चाहता कि भी उनको भी लाभ नहीं मिले तो 100% हम लोग इसके लिए भी आंदोलन कर सकते थे कि बोनस अंक भी हटाए जाएं, लेकिन हमने दोनों के बीच का रास्ता निकाला जिससे लिखित परीक्षा से नए फ्रेशर युवा साथी लगे जो बिल्कुल फेयर लगे, और जो 10, 20, 30 बोनस अंक वाले साथी हैं उनके लिए चाहे सुप्रीम कोर्ट तक जाके भी मैं हटवा सकता था, आपको पता है, बोनस अंक, लेकिन उनका भी हमने पक्ष रखा। 2013 भर्ती भी अब आप समझ गए होंगे और 18 भर्ती भी हमने निकलवाई थी, पूरे आंदोलन किए थे, पूरी विज्ञप्ति हमारी वजह से जारी हुई और अंत में सभी संविदा वाले साथियों को उसमें बेनिफिट दे दिया गया था, सभी के सभी। फ्रेशर बच्चा एक भी गिने चुने लोगों को 1000-2000 बच्चों को टोटल मिला के लगे होंगे गिने चुने, बाकी वो भी फिक्स कैटेगरी के थे साथी लोग जो फ्रेशर्स लगे थे, बाकी कैटेगरीज में तो जनरल और ओबीसी बच्चे ही नहीं लगे थे, बहुत कम लगे थे। तो साथियों ये सबसे बड़ी बात है, वो कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी कैटेगरी के साथी लोग लगे, सबको रोजगार मिले, फेयर अभ्यर्थियों को रोजगार मिले, यही हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य रहता है। लेकिन जो है फेयर तरीके से काम हो, इसके लिए रिटर्न एग्जाम से हम भर्तियां चाहते थे, और रिटर्न एग्जाम के लिए आज से नहीं 5 से 6 साल तो मुझे आंदोलन करते हो गए, और काफी समय से रिटर्न एग्जाम से कोई भर्ती नहीं आई है। हर बार परमानेंट के चक्कर में और इस चक्कर में इन्होंने फ्रेशर्स की ऐसी तैसी करके रख रखी थी, वो हमें उनको न्याय दिलवाना था। लड़ाई जिस चीज के लिए अकेला भरत बेनीवाल लड़ रहा था, आपको पता है, आज से नहीं बहुत समय से, और लिखित परीक्षा के लिए हमने आदेश भी जारी करवाए डीओपी से, बड़ी जीत हमारी हुई साथियों। लेकिन आप लोग साथ बनाए रखेंगे तो इसी तरह से आगे बढ़ते रहेंगे और जीतते रहेंगे। तो फार्मासिस्ट और नर्सिंग ऑफिसर जो भर्ती है उसको भी जल्द ही उसकी विज्ञप्ति जारी कराएंगे। उसमें पदों की संख्या जो है नर्सिंग ऑफिसर के अंदर बढ़ चुकी है और 1900 कुछ पदों पर फार्मासिस्ट भर्ती की है। तो साथियों जो विज्ञप्तियां हैं, हम चाहते हैं कि लिखित परीक्षा से ही जल्द से जल्द इनकी विज्ञप्ति जारी हो और नए साथियों को रोजगार मिले। 3250 नर्सिंग ऑफिसर के पद टोटल हो चुके हैं, 2000 पदों की पद तो जुड़ चुके हैं और 1000 के करीब पदों की एक फाइल और चल रही है, 958-60 के करीब। तो साथियों वो फाइल और अगर क्लियर हो गई तो 4500 के समथिंग, नहीं तो 4250 के करीब पद हो जाएंगे, क्योंकि 1250 अभी है और 2000 में से वही 1992-93 पद है टोटल शायद लगभग, उनकी एक फाइल क्लियर होके इसमें जुड़ रही है जल्दी। वो भी अभी तक वित्तीय स्वीकृति पूरी तरह से नहीं मिली है, मैं आपको बता दूं। उसकी फाइल जरूर चल चुकी है, वित्तीय स्वीकृति अभी पूरी तरह से नहीं मिली है, क्योंकि कल को वित्तीय स्वीकृति दे दें ये लोग और उसमें से आधी डीपीसी को दे दें, ये भी बड़ी समस्या आ सकती है। तो हमें आंदोलन भी जारी रखना है ताकि इनकी भर्तियों की संख्या बढ़ सके और साथ ही जल्दी विज्ञप्ति जारी हो सके।
विज्ञप्ति जारी करवाना भी हमारा उद्देश्य अकेला नहीं है, उस परीक्षा तिथि भी उसमें जल्द से जल्द होगी, दिसंबर से पहले परीक्षा हो, तभी इस सरकार के अंदर इन भर्तियों को पूरा करवाया जा सकेगा। अन्यथा मैं आपको बता दूं कि ये भर्तियां इसी तरह से पेंडिंग चलती रहेंगी और इस अगस्त माह में कई विज्ञप्तियां हम लोग जारी करवा कर रहेंगे। ये हमारी मेहनत आपको दिख रही है साथियों। बस अगर ये भर्तियां किसी राजनीति का शिकार नहीं हुई तो 100% ये भर्तियां सारी की सारी दिसंबर से पहले इनको एग्जाम करा के पूरा निपटाना है लगभग। तो साथियों आप लोग साथ बनाए रखें। साथ ही नर्सिंग ट्यूटर हो, चाहे प्रोफेसर हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, चाहे मेडिकल कॉलेजेस के प्रोफेसर हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, सभी की जो वैकेंसीज हैं वो भी जल्द आ रही है। लेकिन उनमें से सिर्फ एक डिसीजन होना बाकी है कि कितने पद स्थायी कराने। वापिस से इसी जगह पे बात अटकी हुई है कि भाई 309 जो पद थे वो संविदा पे कराने की बात थी, अब वापिस ये तो नई कॉलेजेस के लिए, नर्सिंग कॉलेजेस के लिए भी ले रहे हैं। साथ ही इनके पास स्टाफ नहीं है, उसके बावजूद इन्होंने स्थायी स्टाफ की भर्ती भी नहीं करी। तो करीब 1000 से ऊपर नर्सिंग ऑफिसर, नर्सिंग ट्यूटर, प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, ये पदों पे एसोसिएट प्रोफेसर सभी की भर्तियां करनी है इनको हर हाल में, लेकिन अब तक ये नहीं कर पाए। तो ये जल्द से जल्द भर्तियां करें, इसके लिए हम लोग मुख्यमंत्री जी को दिल्ली में मिले थे, उस दिन भी रखा था इस मामले को। और जल्द ही इनके लिए नई वैकेंसीज आ रही हैं। इसमें डेंटल की हो, चाहे नेत्र सहायक की हो, डेंटल टेक्नीशियन से लेकर सभी कैडर जितने थे कुल मिला के, अब मैं बता दूं आपको 11 कैडर शामिल हो चुके हैं। जल्द ही कैडर बन रहे हैं पूरे और उनकी भी वैकेंसी आ रही है, चाहे वो ओटी टेक्नीशियन की हो, ब्लड बैंक टेक्नीशियन की हो, ईसीजी टेक्नीशियन में भी 2 कैडर और शामिल कर दिए गए, एक तरीके से मिक्स करके 3-3 कैडर करके, जिसमें कैथ लैब वाले साथी और जो कार्डियक टेक्नीशियन वाले और ईसीजी टेक्नीशियन, इन तीनों का एक मिक्सअप में आपको पता है कि चल रही है एक फाइल और जो है, लेकिन उसमें कार्य जो कैसे कैसे होंगे, क्या क्या होंगे, उसमें समस्याएं अभी भी आ रही हैं। आपको मैंने साथी लोग मिले थे, एक तो 138 नंबर फाइल थी और वो कैडर वाली फाइल थी जो 252 नंबर। तो साथियों जल्द से जल्द इन फाइल ये समाधान हो रहे हैं, जल्द ही इनके कैडर्स बनके और पूरी वैकेंसीज इन पे जारी हो। कैडर बनते रहेंगे, आप तो वैकेंसी जारी कीजिए, हमने ये मांग रखी है। और कमी भी है इनकी, ओटी टेक्नीशियन हो, चाहे ब्लड बैंक टेक्नीशियन हो, चाहे नेत्र सहायक हो, सभी की कमियां हैं। और नए हॉस्पिटल्स में डेवलप भी हुए हैं मेडिकल कॉलेजेस, जितने मेडिकल कॉलेजेस बने हैं। हम मेडिकल कॉलेजेस के लिए आंदोलन क्यों कर रहे हैं? ताकि जनता का स्वास्थ्य सुधारा जा सके। और जनता का स्वास्थ्य सुधारने के लिए क्या चाहिए? आपको पता है, स्टाफ चाहिए। और स्टाफ चाहिए तो केंद्र सरकार से हमने जाके अभी ये शिकायत की है केंद्रीय मंत्री भारती प्रवीण कुमार मैडम से कि भाई मनसुख मांडविया जी तक भी इस बात को पहुंचाए हैं कि भाई आप मेडिकल कॉलेज खोल रहे हो, उनमें स्टाफ तो है ही नहीं, तो फिर काहे की मेडिकल कॉलेज खोली जा रही है? भाई आप 324 करोड़ का बजट दे रहे हैं पूरा का पूरा, भाई केंद्र सरकार अभी हर एक मेडिकल कॉलेज के लिए बजट दे रही है, तो वहां जो स्थानीय सरकार है यानी राज्य सरकार, उसे आप निर्देशित भी करें कि हमें स्टाफ की सूची भी भेजें, स्टाफ को ऑनलाइन करें, जिससे ये पता लग सके कि कितना स्टाफ है और कितना नहीं है। साथियों ये चीजें जरूरी है सामने आना। तो पूरा का पूरा हर एक हॉस्पिटल का स्टाफ ऑनलाइन होना चाहिए, हर चीज ऑनलाइन होनी चाहिए, जिससे हमें पता रहे कि किस हॉस्पिटल में कितना स्टाफ है, किस मेडिकल कॉलेज में कितना स्टाफ है, किस नर्सिंग कॉलेज में कितना स्टाफ है, पैरामेडिकल कॉलेज में कितना स्टाफ है, अदर गवर्नमेंट कॉलेजेस हो, चाहे डेंटल कॉलेजेस हो, फार्मेसी कॉलेजेस हो, सभी में कितने कितने स्टाफ है, सब कुछ ऑनलाइन होना चाहिए, वो चाहे गवर्नमेंट कॉलेजेस हो चाहे प्राइवेट हो, क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस भी 3-3, 4-4 का स्टाफ लेकर ये चला रहे हैं अपना ढर्रा। तो इस तरह से इस ढर्रे को नहीं चलने देंगे साथियों। आप लोग साथ देंगे तो इस पूरी फील्ड को बदलकर छोड़ेंगे, जिससे जो बेरोजगारी है, आज हर एक कॉलेजेस है, जैसे नर्सिंग कॉलेजेस है उसमें 5-5, 7-7 का स्टाफ है, पैरामेडिकल कॉलेज में 4-4, 5-5 का है, तो आज उनमें स्टाफ क्यों नहीं लेते ये लोग? क्योंकि इनको जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन तो ये है नहीं, इनको चेक कोई करने आता नहीं है, तो ये ऐसे ही चल रही है। तो ऐसे में मैं तो ये कहता हूं, चाहे बीएड कॉलेज हो चाहे बीएसटीसी कॉलेज हो, सभी का स्टाफ ऑनलाइन होना चाहिए, जिससे सभी के सामने ये चीज रहे कंप्लीटली कि भाई 100% कि भाई इतना स्टाफ काम कर रहा है। एजुकेशन आप दे ही नहीं रहे हैं, अगर आपको दुकान ही चलानी है तो फिर क्लियर कहिए। तो अभी नई नर्सिंग कॉलेजेस को अभी बहुत बड़ा भूचाल है, 200 से ऊपर नर्सिंग कॉलेजेस कम से कम खुलने जा रही हैं, आपको मैं बता दूं राजस्थान में। पैरामेडिकल कॉलेजेस भी खुलने जा रही हैं, फार्मेसी कॉलेजेस भी खुलने जा रही हैं। इतना बड़ा बेड़ा गर्क होने जा रहा है मेडिकल फील्ड का, आप लोग कहां सो रहे हैं साथियों? आप लोग साथ दीजिए। अगर ऐसे ही मेडिकल कॉलेज, ऐसे ही फार्मेसी, नर्सिंग और पैरामेडिकल मेडिकल कॉलेज अंदर धुंध खुलने लग गए तो इस प्रोफेशन का कचरा हो जाएगा। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह आएगी कि बेरोजगारी दर इतनी हाई लेवल पे बढ़ जाएगी कि सोच भी नहीं सकते आप लोग। तो जितनी भी मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें हमने एक ही बात रखी
थी कि उनमें सैलरी कम से कम 26,500 रहनी चाहिए, अन्यथा हम कोई भी भर्ती संविदा पे नहीं करने देंगे। साफ साफ इन्होंने केंद्र सरकार ने इनको निर्देशित किया है कि भी हमसे लो आप 60-40 के हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्टाफ आप रखेंगे और उसमें सैलरी अच्छी देंगे। जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है 20,000 न्यूनतम सैलरी का और 26,500 का नर्सेज का और ऐसे फार्मासिस्ट का सभी का तय कर रखा है, उसी के अकॉर्डिंग सैलरी मिलनी चाहिए। उसमें भत्ते वत्ते जोड़ के जो भी सैलरी मिलनी चाहिए तो वही सैलरी मिलनी चाहिए। उसी शर्त पे हमने संविदा पे भर्ती के लिए बोला था, लेकिन उसके बाद भी आपको मैं पहले ही बता दूं, आप संविदा पे भर्ती ज्वाइन करो चाहे कभी भी हो। आगे जब स्थायी भर्तियां इन्हीं कॉलेज में की जाएंगी, एक बार के लिए टेम्पररी ली जा रहे हैं, इसमें स्थायी भर्तियां आएंगी और इन स्थायी भर्तियों के समय पे इनको लिखित परीक्षा से और बोनस से किया जाएगा। मैं आपको पहले बता देता हूं, बाद में आगे चल के कहीं आप भ्रमित होते फिरे तो वो दिमाग में पहले रख लीजिएगा साथियों। नेक्स्ट नंबर में आपको बता दूं साथियों, एनएचएम की कुछ वैकेंसीज हैं, जैसे नर्सिंग की, फार्मासिस्ट की और जो संविदा पे आनी है, उनमें पे स्केल बहुत कम रखी है इन्होंने, उसका भी हम विरोध करते हैं। और उसके लिए हम लोग विभाग के उच्च अधिकारियों से मिले, हेल्थ सेक्रेटरी साहब से मिले कि पुराने लेबर रूल्स के अकॉर्डिंग ही आप सैलरी एनएचएम के अंदर चला रहे हैं। वो केंद्र सरकार को भी हमने अभी दिया है कि अब अच्छी पीआईपी ये लोग बना के नहीं भेजते यहाँ पे केंद्र सरकार के पास, तो इस बार अच्छी पीआईपी बना के भेजे। साथ ही वो जो वैकेंसीज है एनएचएम की 3500 सीएचओ के अलावा जो 9,000 टोटल वैकेंसीज थी, उनमें से जो बची हुई सारी वैकेंसीज है, चाहे नर्सेज के, फार्मासिस्ट के, पैरामेडिकल स्टाफ के, अदर मैनेजमेंट का जितना भी स्टाफ है वो हो, चाहे जो भी संबंधित स्टाफ हो, डेंटल की हो, आयुर्वेद मेडिकल ऑफिसर है जो आयुर्वेद के, उनकी हो, चाहे किसी की भी वैकेंसीज हो, वो भी आ रही है। तो उन सभी वैकेंसीज की भी मैं आपको बता दूं साथियों, आरयूएचएस के पास फाइल भेजी गई थी, लेकिन आरयूएचएस ने वो फाइल वापस लौटा दी है। उन्होंने मना कर दिया है कि हम नहीं करवा सकते, हमारे पास एमओ है, वही बहुत बड़ी बात है, हमारे पास स्टाफ नहीं है। आरयूएचएस ने अपने स्टाफ की कमी बताई है। तो साथियों, हमने मुख्यमंत्री जी के पास उस दिन यही चीज रखी थी कि भाई आप आरयूएचएस को स्टाफ दीजिए, जिससे वो लोग आगे आप अपने को भर्ती बोर्ड बनाना पड़ेगा मेडिकल विभाग में। जब तक एक भर्ती बोर्ड नहीं बनेगा तब तक इसी तरह से भर्तियों में प्रॉब्लम आती रहेगी, आप समय पे भर्तियां नहीं करवा पाएंगे। अगर मेडिकल ऐसा विभाग है जिसमें इमरजेंसी में कभी भी स्टाफ की कैसे भी जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि बीमारियां इतनी भयंकर तरीके से फैल रही हैं। आपको पता है मंकी पॉक्स आ गया, कितना खतरनाक बीमारी आई है, जबकि राजस्थान सरकार हो चाहे वहां दिल्ली सरकार हो, इन्होंने शो नहीं किया है। लेकिन मंकी पॉक्स से 2 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। मैं आपको बता दूं, राजस्थान में 4 मरीज अभी लेटेस्ट देखे गए हैं और वो अभी एडमिट भी हुए हैं, लेकिन अब तक सरकारें इनको लीक नहीं कर रही हैं इन डाटाज को। ये बहुत गलत है, ये धीरे धीरे फैल जाएगा और फिर दिक्कत होगी। तो सरकार पहले से सचेत हो और इनके प्रति जो कार्य करना चाहिए उनको करना चाहिए तुरंत प्रभाव से। सरकार को इनके खिलाफ, बीमारियों के खिलाफ जो कर सकते हैं, जो अभियान चला के या जिस तरीके से जागरूकता अभियान, उनको फैलाइए, आप छुपाइए मत। तो साथियों, मैं आपको बता दूं, इसके बाद एमओ की मैंने आपको बता दी थी साथियों, एमओ की आरयूएचएस करवा रहा है। और एमओ के अंदर मैं आपको बता दूं, कन्वीनर भी तैयार हो चुका है, विज्ञप्ति जारी होने वाली है। मैं आपको बता दूं, लगभग 15 से 30 अगस्त के बीच में हर हाल में विज्ञप्ति जारी हो जाएगी। साथियों, तय हो गया है लगभग, बस डेट डिसाइड होनी, कन्वीनर बना दिए गए हैं। और बॉम में 20 तारीख को बॉम की बैठक हुई थी, उसमें भी क्लियर हो गई है और एसी में भी क्लियर हो गई थी, सारी जगह से क्लियर हो चुकी है। अब आपको सिर्फ विज्ञप्ति है वो जारी होनी है, और आप लोग जिस दिन विज्ञप्ति जारी होगी उसके 2 से 3 महीने के अंदर अंदर इसको पूरा करवा देंगे। और सबसे बड़ी बात, मेडिकल ऑफिसर के लिए हम लोग वीसी साहब से मिले थे, आपको बता दूं, वीसी साहब से मिलने का सिर्फ एक ही कारण था कि भी एक तो विज्ञप्ति जल्दी जारी कराना, दूसरा जो फॉर्म फीस है, चाहे वो किसी भी भर्ती की क्यों ना हो, एमओ की क्यों ना हो, दूसरी कोई भर्ती हो, चाहे कोई भी एंट्रेंस एग्जाम क्यों ना हो, फॉर्म फीस बहुत ज्यादा रहती है आरयूएचएस की। उस फॉर्म फीस को कम करवाने के लिए हम लोग मिले थे, आपने देखा होगा, फोटो भी देख लिया होगा सब तरीके से। तो फॉर्म फीस जो है उस पर भी विचार चल रहा है, उसकी बैठक एकेडमिक काउंसिल में रखी गई है, मतलब इस मुद्दे को रखा गया है, और उसमें कम से कम 1,000-1,200 रुपए तो कम से कम संभावना है कि इसकी फीस कम होगी। हम प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि 5-5 हजार रुपए एक फॉर्म फीस रहती है, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। तो साथियों, फीस कम कराने के लिए हमारा संघर्ष जारी है और जल्द ही हम इसकी फीस कम करा कर रहेंगे साथियों। इसके बाद आप जो अन्य भर्तियां उनके संबंधित भी आपको बता दूं, और जो आगे आने वाले समय में अभी आंदोलन भी करेंगे। ये 75वां स्वतंत्रता दिवस है, आपको पता है, 15 अगस्त है जो आ रहा है अभी, तो अमृत महोत्सव चल रहा है आजादी का। तो आप सभी को मैं कहना चाहता हूं कि सभी साथी लोग अपने अपने घर में एक झंडा जरूर लगाएं छतों पे, जिससे सभी जो हमारी देशभक्ति भावना है उसको और मजबूत किया जा सके। सभी लोगों को मैं इतना ही कहना चाहूंगा। साथ ही साथियों,
अब मैं आपको अदर वैकेंसीज जो है जिनके लिए लगातार मैं ट्वीट करता रहता हूं और काफी फोन कॉल्स मेरे पास आते रहते हैं सभी साथियों के, तो उन सभी साथियों को मैं बताना चाहता हूं कि साथियों रीट जो है, रीट के अंदर मैं इंफॉर्मेशन दे देता हूं, क्योंकि मैं तो ये नहीं करता कि सिलेबस के लिए आंदोलन कर दूं। सिलेबस तो ऑटोमेटिक जारी होना है, आपको सभी को पता है। जब आगे परीक्षा होनी है शिक्षक भर्ती की, अभी आगे तृतीय श्रेणी की, तो अब जब परीक्षा होनी है तो सिलेबस तो ऑटोमेटिक आना है। तो वो तो सीधी सी बात है साथियों, सिलेबस पिछली 26 तारीख को आ चुका था यहाँ पे अधीनस्थ बोर्ड में पूरी तरह से तैयार होके, और मैं बता दूं उसके बाद अधिकारी आके गए हैं, उनकी बैठक जरूर हुई है पिछले सप्ताह, और साथियों एक बैठक जरूर हुई है, सारा काम कंप्लीट होके 26 तारीख को ही तैयार हो गया था। लेकिन एक छोटी सी बात ये हो रही है रीट के अंदर कि भाई अधिकारियों से मैं मिला था, मैंने वीडियो नहीं डाला हालांकि, लेकिन ट्वीट जरूर किए थे, वीडियो डाल देता तो ज्यादा सही रहता। साथियों उसके अंदर रीट हो चाहे सीईटी हो, दोनों के सिलेबस और विज्ञप्ति साथ जारी करने के लिए अधीनस्थ बोर्ड के चेयरमैन साहब ने हमें बोला है और बोल रखा है, बोला भी नहीं है, पिछली बार भी यही बोला था, दोनों बार यही बोला है। और साथियों रीट और सीईटी दोनों के सिलेबस और विज्ञप्ति दोनों साथ जारी करने के लिए उन्होंने बोला था। साथ ही साथियों रीट में उन्होंने ये कहा कि भी रीट का जब तक परिणाम जारी नहीं हो जाएगा तब तक इसका जो है आगे सिलेबस और विज्ञप्ति जारी होने में दिक्कत आएगी। तो एक बार पहले हम भी चाहते हैं कि सिलेबस जल्दी जारी हो जाए ताकि सभी लोग तैयारी कर सकें। हम स्वयं चाहते हैं कि सिलेबस पहले जारी हो, विज्ञप्ति जारी होती रहेगी, लेकिन यूं कह रहे हैं कि विज्ञप्ति बिना सिलेबस बहुत कम बार जारी होता है, तो दिक्कत ये आती है। तो हमने प्रयास किया है कि सिलेबस हो कैसे भी करके जारी, क्योंकि सभी युवा साथी हैं, जो बेरोजगार साथी हैं, वो तैयारी करते रहेंगे। हमने मांग रखी कि तैयारी शुरू अभी से कर देंगे तो अच्छा रहेगा। और जिसको पता है कि मेरे को 100% मेरा सिलेक्शन होना है, रीट में अच्छे नंबर बन रहे हैं जो, तो ऑटोमेटिकली सभी साथी लोग तैयारी में जुट जाएंगे अगली में सिलेबस के हिसाब से, तो सिलेबस में लग जाएंगे और विज्ञप्ति के हिसाब से। तो साथियों आप लोगों की जो सिलेबस और विज्ञप्ति साथ जारी करने के लिए बोला जा रहा है, लेकिन फिर हम मिलेंगे अधिकारियों से ताकि सिलेबस जल्दी जारी हो, साथ ही जो परिणाम है वो जल्द जारी करवाना है, प्लस फाइनल जो इसमें आंसर की भी जारी होनी है, आंसर की जारी करवाने के लिए भी मिलेंगे। अभी जल्दी आपके आंसर की भी जारी होगी, उन्होंने आश्वासन तो दिया है कि हम जल्दी 7-8 दिन में इसके आंसर की जारी करेंगे। साथियों इसके लिए एक जो कमेटी होती है वो उसमें बैठक होती है, और वो बैठक अभी हो जाती है, एक बार जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी कमेटी की वो बैठक हो रही है, और उसके पश्चात आंसर की जारी हो रही है। उसके पश्चात फिर एक बार ये उसमें परियोजनाएं मिलेंगी छोटी मोटी की भी, कौन कौन से क्वेश्चन में क्या क्या है, तो सारी चीजें देखते हैं। ऐसे ही कंप्यूटर अनुदेशक का है साथियों, मैं आपको बता दूं कंप्यूटर अनुदेशक का जो है मामला, उसके अंदर जो है फाइनल आंसर की 8 से 12 के बीच में जारी होगी। तो जो क्वेश्चंस डिलीट हुए हैं या किसी भी प्रकार से किसी क्वेश्चन में जो भी गड़बड़ हुई थी या नहीं हुई थी, जो पहले आंसर की थी उसमें से क्या गलत क्या सही रखते हैं ये लोग, तो पूरी एक्सपर्ट कमेटी की बैठक हो चुकी है। और मैं आपको बता दूं 8 से 12 के बीच जो है फाइनल आंसर की जारी हो जाएगी, 8 से 12 या 13 तक। और उसके साथ ही 3-4 दिन उसके बाद 3-4 दिन बाद ही मेरे हिसाब से 100% उसमें परिणाम जारी होगा, यानी कि फाइनल आंसर की से 5 दिन के अंदर अंदर, जिस दिन फाइनल आंसर की जारी होगी उसके 5 दिन से 7 दिन के अंदर अंदर हर हाल में कंप्यूटर अनुदेशक का परिणाम जारी हो जाएगा। साथियों मैंने ट्वीट करके भी आपको बता दिया था कि 13 से और लगभग 20-22 तक हर हाल में 100% कंप्यूटर अनुदेशक का परिणाम घोषित हो जाएगा। और जो मैंने बोला है वही मिला है लगभग। साथियों आपने देखी भी है चीज। साथियों बेमत वजह का हर कहीं आंदोलन करके, बेवजह की जो है अधिकारियों के दिमाग खराब करके, सरकार का दिमाग खराब करके, और इस तरह से अपना स्टंट बनाने के लिए हम युवाओं के साथ गलत नहीं होने देते। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि आंदोलन करने की जगह पे आंदोलन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, अपन को करना है आंदोलन। जैसे संविदा पे भर्ती निकाल ली गई, उसकी जगह पे परमानेंट निकालने के लिए आंदोलन करना है, तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन छोटी छोटी चीजों के लिए बेवजह में आंदोलन करके अपना स्टंट बनाना बहुत गलत लगता है। साथियों ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें ताकि सभी साथियों तक ये वीडियो पहुंच जाए। और साथियों लास्ट में बता दूं, टेक्निकल हेल्पर भर्ती के लिए उसकी मुख्य परीक्षा की संभावित तिथि 16 तारीख बताई गई थी, लेकिन पहले हमने जो दो तिथियां बताई थी, लेकिन उस वक्त रिटायरमेंट का भी साथ में लिखा था कि भाई राकेश शर्मा जी का रिटायरमेंट है 31 तारीख को। मैंने ही आपको बताया था ये चीज ट्वीट के माध्यम से। लेकिन साथियों मैं आपको बता दिया था पहले ही कि नाथावत जी को चार्ज मिलने वाला है, तो नाथावत जी को चार्ज मिल भी गया। और साथियों आपने न्यूज़पेपर में पढ़ लिया होगा। साथ ही साथियों नाथावत जी ने बताया है कि भाई दोबारा भी मैं मिलूंगा इस विषय पे। उन्होंने बताया कि 15 से
30 अगस्त के बीच में हर हाल में परीक्षा है। आप सभी साथियों को बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सभी तैयारी करें, अच्छे से तैयारी में जुटे रहें। साथियों, अभी तक पद बढ़ाने का कोई भी निर्णय नहीं है। आपको मैं क्लियर बता देता हूं, अगर कोई आपसे कहता है कि भी पद बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे तो केवल भ्रमित करने की बातें हैं। मैं आपको बता दूं, पहले भी मैंने बताया था कि नई विज्ञप्ति जारी होगी, पद भी रिक्त है, लेकिन उसके लिए वित्तीय स्वीकृति लेनी जरूरी है। मैंने पहले भी बताया था, कुछ लोगों ने ये कहा था कि भी भरत बेनीवाल जी ने ये कहा है, कुछ लोगों ने ट्वीट किया है कि भी नई विज्ञप्ति जल्द जारी होगी। तो साथियों, मैं बता दूं, मुख्य परीक्षा का परिणाम भी आएगा और चयन सूची भी जल्द जारी होगी, लेकिन उसके बाद में जस्ट जो विज्ञप्ति है वो भी जारी होगी ज्वाइनिंग के बाद आप लोगों के। और वो विज्ञप्ति जो जारी होगी वो करीब 1500 वैकेंसियों से लेके 1800 के बीच में उसकी संख्या आएगी। और आपको पहले ही बता देता हूं, उसमें जो अगर आपको पद ही बढ़वाने हैं, अगर राजनीति नहीं करनी और पद ही बढ़वाने, तो अभी से आप लोग आंदोलन में जुट जाएं। और अगली विज्ञप्ति जो जारी होगी उसमें जैसे ही इसकी अंतिम चयन सूची जारी हो, अगली विज्ञप्ति के लिए आप अपन लोग जब आंदोलन करें तो उस आंदोलन के अंदर पहले से बचे हुए जो पद है, अभी जैसे 1500-1600 पदों के लगभग ये लोग कर लेते हैं, तो उसके बाद 6000 में से कितने पद बच जाते हैं, उन सभी पदों पे, बचे हुए पदों पे एक साथ में ही विज्ञप्ति जारी कराएं, तब तो होगी जोरदार वाली बात। नहीं तो अपन चाहे करते रहें, कुछ भी करते रहें, राजनीति करते रहें, तो बात वो नहीं है साथियों। सीधी सपाट बात यह है कि काम करना है तो सत्यमेव जयते वाली बात रखनी है। साथियों, हमेशा लड़ते हैं और जीतते हैं, एक भी मुद्दे में हमारी हार नहीं हुई, क्योंकि हमारा दिल साफ रहता है और जो बात होती है वो सच्ची सच्ची हम बोल देते हैं, वही हमारा जीत का असली रीजन रहता है साथियों, असली कारण रहता है। तो साथियों, आप लोग साथ बनाए रखें, 100% जीतेंगे, लड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे और 100% जीतेंगे साथियों। इनकलाब जिंदाबाद के साथ सभी साथियों को लाइव काफी समय से आया था मैं, स्वतंत्रता दिवस की भी अग्रिम बधाइयां, सभी को शुभकामनाएं, और बाकी कोशिश करूंगा वापस भी लाइव आऊं, आप लोगों तक सारी चीजों को पहुंचाऊं। साथियों, सिर्फ आप लोग साथ बनाए रखेंगे तो बहुत कुछ होगा आगे चल के। 100% हम इस सिस्टम को बदलाव लाने में 100% प्रयास करेंगे और 100% लाकर छोड़ेंगे। साथियों, आप सभी को मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि भाई आप लोग अपनी पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दें, बेवजह की चीजों पे ध्यान देना जिस दिन बंद कर दोगे, ये भर्तियां पहले भी 2-2, 3-3 साल में पूरी होती थी। आज मैं ये कहता हूं कि कई लोग कहते हैं कि हम संघर्ष करते हैं, हमने ये कर दिया वो कर दिया। साथियों, मेरे ये समझ में नहीं आई, मेरी मेडिकल विभाग की भर्तियां 6-6, 8-8, 10-10 महीने में पूरी हो जाती है, हम लोग करवाने में सक्षम रहते हैं, लेकिन ये भर्तियां आज तक 3 साल से पहले पूरी क्यों नहीं हो रही, जब इतना ही बड़ा संघर्ष कर रहे हैं लोग बाग। हमें तो ये समझ में नहीं आया कि ऐसा संघर्ष हुआ कैसे। ऐसा संघर्ष हमें नहीं समझ में आते कि कौन से वाले संघर्ष हैं, जब 6 महीने में, 1 साल में जो आदमी भर्ती पूरी करवा दे, मैं तो उसको तो नेता मानता हूं, उसको तो लीडर मानता हूं। और हम तो नेता भी नहीं है, लीडर भी नहीं, हम तो भाई हैं और भाइयों की तरह संघर्ष कर रहे हैं साथियों। हमें तो ये समझ नहीं आ रहा बस कि ये 3-3 साल में भी भर्तियां, कोई भर्ती होती है वो रद्द हो जाती है, कोई भर्ती आती है उसके 3 साल 4 साल, कोई 2018 की भर्ती है, कोई 13 की भर्ती है, कोई 16 की भर्ती है, कोई कह की भर्ती है, क्यों पूरी नहीं हो रही बताइए आप। कभी बैठ के सोचिएगा कि लोग कहते हैं फिर बेरोजगारों की लीडरशिप करने का फायदा क्या हुआ, मुझे ये बताइए आप। हम उन सब का साथ देने के लिए तैयार हैं जो लोग ये कहते हैं ना कि हम लोग लीडरशिप करेंगे, ये करेंगे। आप खुल के कहिए, मैं कह रहा हूं कि भाई आपको अगर भर्तियां पूरी करवानी है तो मैं आपको कह रहा हूं प्रॉपर वे में पहले भी भर्तियां 2-2, 3-3 साल में पूरी हो रही थी, और अब नया सेशन, अब ये जो भर्तियों का है इसमें भी 2-2, 3-3 साल लग गए। 2018 की सारी भर्तियां ये अब तक ये 22 आ गया। आपको पता है क्या हालत चल रही है यार। थोड़ा बहुत युवाओं का, बेरोजगारों का भी सोचो यार, इतना भी स्वार्थी मत बनो कोई भी व्यक्ति। मैं ये कह रहा हूं, जो सरकारें हैं, जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, चाहे वो विपक्षी दलों में बैठे हैं, चाहे पक्ष वाले दलों में बैठे हैं, चाहे किसी में भी बैठे हैं, केवल राजनीति ही उद्देश्य मत बनाइए। मैं बेरोजगारों की लीडरशिप करने वाले सभी साथियों से भी कहना चाहता हूं कि केवल इनको मुद्दा बना के मत छोड़िए, इन युवाओं को भ्रमित करना छोड़ दीजिए, इन युवाओं को पढ़ लेने दो, इनकी वैकेंसियां पूरी हो जाने दो,
मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से इतना ही निवेदन कर रहा हूं, इनके साथ इतना गलत भी मत करो कि इनकी एक भी भर्ती अब तक पूरी नहीं हुई, कोई रद्द हो जाती है, कोई में कुछ हो जाता है, कोई में कुछ हो जाता है। अगर करना ही है तो 1 साल के अंदर अंदर हर भर्ती को पूरा करवा के दिखाओ, तब मैं मानूंगा कि रियल में बेरोजगारों की लीडरशिप करने वाले लोग हैं आप लोग, और हम आपके साथ खड़े हैं। आप जब भी हमारे को जरूरत हो हमें बताइए आप लोग, लेकिन ये गलत तरीके की राजनीति बंद कर दीजिए, मैं आपसे हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं। और मेरे चिकित्सा विभाग की भी सारी भर्तियां प्रॉपर समय पे पूरी हो रही है, और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बीच में राजनीति नहीं करे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि हम तो वो वाले लोग हैं कि प्रोफेशनलिस्ट हैं, प्रोफेशन के हिसाब से चलते हैं, जब तक प्रोफेशन के हिसाब से भी चलते हैं। लेकिन जब बारी आती है, कोई गलत व्यक्ति सामने आता है, तो पहले का रिकॉर्ड भी उठा के देख लेना, मंत्री भी आगे और हम लट लेके पीछे। तो ये भी चले हैं सीन कई बार पहले, और बहुत बड़े बड़े मामले भी हुए हैं। भाई हम आंदोलन करते हैं ना, तो हमारे वाला तो धमाका ही होता है, जोरदार वाला। तो आपसे निवेदन है कि साथ बनाए रखें, हर हाल में लड़ेंगे और हर हाल में जीतेंगे, और सत्यमेव जयते, रियल में सत्यमेव जयते करने वाले लोग हैं हम लोग, झूठा दिखावा करने वाले लोग नहीं है। धन्यवाद साथी।